यदि 40 माइक्रोकूलम और 70 माइक्रोकूलम और 70 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1, उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल एक ही क्वेश्चन में हम 3 प्रॉब्लम पूछेंगे। दूसरा, उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और तीसरा, मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव। If 40 microcoulomb and 70 microcoulomb, if 40 microcoulomb and 70 microcoulomb charges are placed at a separation of 60 centimeter separation, then find first number, electrostatic force between them. सेकेंड, बात नहीं जी तुम लोग कर पाओ खुद करो, नहीं तो बैठे रहो तब तक लिख। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड at midpoint of both charge, and third, electric potential on midpoint. ध्यान से सॉल्व यहाँ पे कर रहे हैं जी, जिसको आता है वो कर ले, नहीं तो बैठ जाओ खाली देख लो बस। यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज की बात की जा रही है। पॉइंट चार्ज मतलब छोटा चार्ज होता है और उसका कितना का है 40 माइक्रोकूलम और 70 माइक्रोकूलम, बीच का सेपरेशन कुछ बता रहा है 60 सेंटीमीटर। सबसे पहला प्रॉब्लम में अगर हम बात करें तो चार्ज Q1 Q2 और सेपरेशन दे रहा है R। Q1 कितना दे रहा है 40 माइक्रोकूलम, ये केस में करोगे तो 6 से मल्टीप्लाई। दूसरा है 70 माइक्रोकूलम, तो 70 × 10⁻6 कूलम। माइक्रो को रिमूव कर लेंगे 10⁻6 और डिस्टेंस या सेपरेशन कितना है 60 सेंटीमीटर। 70 को रिमूव करने के लिए 10⁻2, तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग सबको एमकेएस में कन्वर्ट कर लिए हैं, क्योंकि सबसे पहले तो डाटा को एमकेएस में बदलना आना चाहिए। अब माइक्रोकूलम आपका यूनिट नहीं होता है, कूलम यूनिट होता है, माइक्रो हटाना पड़ेगा। सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, जबकि हमारी फिजिक्स करती है हमें मीटर में चाहिए, तो सेंटी कैसे हटेगा ये आपको पता होना चाहिए। पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, बल फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच का फोर्स बताना है, बल बताना है। कौन सा बताते हैं, कूलम। 1/4πε0 Q1 Q2 by r²।
Force between the 2 point charges, stationary point charges, are defined by Coulomb sir. F equal to 1/4 epsilon naught Q1 Q2 by R square. Constant की वैल्यू कितनी होती है? 9 into 10 पे 9. फर्स्ट चार्ज 40 into 10 पे -6. सेकेंड चार्ज 70 into 10 पे -6. यहाँ पे साइन नहीं लेना होता है, तुम फोर्स फाइंड कर रहे हो. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में अगर कहीं माइनस हो साइन में है तो नहीं लिखना पड़ेगा. जब चार्ज चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, पॉजिटिव लेना होता है. तो बाई आर स्क्वायर मतलब इसका 2 बार 10 पे -2 10 पे -2. आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो देखो एक 0 यहाँ है और एक 0 यहाँ पे. 9 चौक गुने 7 और बटे 56 और यहाँ पे क्या बचा 9 है. 9 में से है ही दोनों माइनस चार्ज जब ऊपर आएगा तो प्लस चार्ज बनेगा तो बचा -12 है यहाँ पे खाली 10 बचेगा. ये कट गया तो कितना आया 70 न्यूटन का फोर्स है. कैसा रिपल्सन दोनों पॉजिटिव है ना. और लाइक चार्जेस जब होते हैं दोनों पॉजिटिव चार्जेस तो रिपेल करेंगे अट्रैक्ट नहीं करेंगे. तो आप रिपल्सन या प्रतिकर्षण हिंदी में लिख सकते हो. इसका दूसरा पार्ट क्या बोला है तुम इसके मिड पॉइंट पे जाओ. मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच. तो मिड पॉइंट का मतलब यहाँ से डिस्टेंस कितना बचेगा 30 सेंटीमीटर. इधर कितना बचेगा क्योंकि पूरा 60 का सेपरेशन है तो 30 में. यहाँ पे क्या बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र आपको पता करना है. बताओ यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितने लोग बनाएंगे 2 लोग. एक अपना ये बनाएगा पॉजिटिव है तो इधर बनाएगा कि नहीं और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी इधर बनाएगा कि खींचेगा. ये पॉजिटिव चार्ज है तो निकालता है अपने तरफ नहीं खींचता है और ये पॉजिटिव है तो ये भी निकालता है. तो पॉजिटिव नेचर में इसका आएगा E2. अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है पहले दोनों निकालें फिर घटाएं क्योंकि वेक्टर जब एक दूसरे को उल्टा पड़ जाए तो घटाना पड़ता है. वेक्टर का रूल आप पढ़े हो वेक्टर जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो जोड़ दिया जाता है. दोनों एक दूसरे को उल्टा हो तो घटा दिया जाता है. और किसी एंगल पे हो तो वेक्टर जोड़ने का फार्मूला √E1² + E2² + 2E1 cos θ से जोड़ा जाता है. क्योंकि जस्ट अपोजिट आ रहे हैं तो पहले E1 बताओ क्या होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला याद आ रहा है 1/4 pi epsilon naught Q1 by R square. Q1 Q by R square होता है. तो ये तो 9 into 10 पे 9 होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है. तो यहाँ पे साइन लेने की जरूरत मतलब प्लस माइनस चार्ज नहीं लेना होता साइन नहीं. जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में साइन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. वैसे दोनों प्लस दिया है तो हम प्लस में लिए. अगर कोई चार्ज माइनस दिया होता तो हम माइनस नहीं लगाते प्लस में ही लेते. चार्ज कितना होगा पहला चार्ज 40 नहीं 40 10 के -6 से गुणा कीजिए रखे बदल गया. आर का स्क्वायर आर कितना लोगे 60 नहीं. इस चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो दूरी कितनी बनेगी. ये खाता है कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हो तुम इस चार्ज से निकाल रहे हो और यहाँ पे निकाल रहे हो मिड पॉइंट पे. तो दूरी कितनी है 30 सेंटी है तो 10 पे -2 लगाना पड़ेगा. स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा फार्मूले में. 9 into 10 पे 9 40 10 पे -6 अपॉन 900 और 10 पे -4 एक जीरो यहाँ तो 9 से काटो 100 हो गया. तो बचा क्या 40 और वैसे देख लो 10 पे 2 है ये 2 और -4 तो -2 बचा ऊपर गया 11 हो गया 6 घटा 5 हो गया मतलब 4 × 10 पे 6. क्या आंसर होता है न्यूटन पर. ये किसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकला जी फर्स्ट चार्ज के कारण यहाँ निकला है. पहले चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इसके कारण निकालना पड़ेगा. ये भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जितने चार्ज होते हैं सब बनाते हैं. तो ये किसके रहा Q2 40 माइक्रोकूलम. अगला क्या निकालेंगे Q2 मतलब दूसरा का कितना बना रहा है ये निकालने जा रहे हैं E2. वो कहेगा भाई हमारा क्या है 1/4 pi epsilon naught लो हमारा दूसरा चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर लो. 9 into 10 पे पावर 70 माइक्रोकूलम है 70 तो 70 लेना पड़ेगा माइक्रो लगा 10 पे -6 डिस्टेंस यहाँ से भी डिस्टेंस 30 बनेगा आधा पे तो 30 into 30 900 और into 10 पे माइनस हमको लग रहा है फिर 70 into 10 पे 2 है और यहाँ -4 है तो -2 बचेगा ऊपर आएगा +2 के 11 बनेगा 6 घट जाएगा 5 बचेगा मतलब 7 × 10 पे पावर 6 एक जीरो इसमें गया
मतलब कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे मिड पॉइंट पे ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना रहा है और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पॉजिटिव ही है ना, दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट आए हैं। पहला जो बनाया है उस साइड में इतना 4 मल्टीप्लाई समथिंग, और जो वो बनाया तो ये बनाया 7 मल्टीप्लाई इतना, तो आपका नेट क्या आएगा? नेट मतलब समझ पा रहे हो ना? जोड़े की घटा दे? जोड़ दे। जब वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो घट जाते हैं, और घटते हैं तो बड़ा में से छोटा वाला घटता है। बड़ा कितना आया है? 7 × 6, और कम वाला कितना आया? 4 × 10 पे 6। 10 पे 6 कॉमन ले लोगे तो 7 - 4 ब्रैकेट में बन जाएगा, और ये हो जाएगा 3 × 10 पे 6। जैसे आपने सुना होगा कि अगर इधर से 10 न्यूटन लगाओ, इधर से 5 लगाओ तो 5 घट जाएगा, 5 ही बचेगा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे तब से होंगे। आप सोचोगे सर उल्टा डायरेक्शन क्यों लिए? तो ये चार्ज का नेचर बताता है। पॉजिटिव नेचर अपने तरफ खींचता नहीं है, धकेलता है। तो पॉजिटिव नेचर का ओरिजिनेट कराओगे तो यहाँ से इधर खिंचाएगा, किधर जाएगा? और ये भी पॉजिटिव है तो ये अपने तरफ खींचेगा, किधर धकेलेगा? अभी ये माइनस होता ना, तो बल्कि ये वाला इधर धक्का देता और ये वाला खींच लेता, दोनों सेम डायरेक्शन में पड़ जाते, और सेम पड़ जाते तो आगे बोलना पड़ता। तो क्या है वेक्टर रूट, वो आपको जानना होगा। थर्ड नंबर क्या बोला इसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बताओ। एक ही क्वेश्चन में हम 3 दिए थे। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देते हैं। हमें फिर मिड पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये अपना पोटेंशियल बनाएगा V1 और ये अपना पोटेंशियल बनाएगा V2, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, स्केलर होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट अगर हमें B नेट चाहिए तो V1 प्लस, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, चाहे 3 लोग हो, चाहे 5 लोग हो, चाहे 15 लोग हो, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं। और विभव निकालने का फार्मूला आपको 1/4πr होता है। तो वो पहले वाले में 1 लगा रहेगा और दूसरे वाले में दूसरे वाले से निकलेगा। कितना है? 9 × 10 पे 9। ये हो गया कांस्टेंट। पहला चार्ज कितना चल रहा है? नहीं 40 माइक्रो है, उसको बदल के रखा है। तो बाई डिस्टेंस मिड पॉइंट पे निकाल रहे हो, 30 का डिस्टेंस है, सेंटी में है क्या? तो -2 लगा देंगे, और दूसरे वाले से निकाल ले, उधर से आ रहे हैं तो 9 × 10 पे 9, ये तो कांस्टेंट हो गया। 70 माइक्रो है, 10 पे -6 बाई डिस्टेंस 13 × 10 पे -2। ये कैंसिल 3 का 4 12 × 11 10 पे पावर 5 प्लस 21 × 11 10 पे 5। 10 पे 5 कॉमन ले लोगे तो 12 + 21 ब्रैकेट में हो जाएगा, मतलब कितना रहेगा? 33 × 10 पे 5। क्या यूनिट लगाओगे? टोटल एक ही बार निकल गया। अच्छा आप सोचोगे सर पोटेंशियल आप एक बार V1 + V2 दोनों निकलवा लिए, फ्रीडियम क्यों नहीं निकलवाए? फ्रीडियम प्रॉब्लम था बाबू, वेक्टर क्वांटिटी है, पता नहीं लास्ट में जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा कि एंगल लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको जय लोग रहते हैं तो लोग अलग अलग निकालते हैं, और बाद में हम चेक करते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में पड़ा तो जोड़ो, दोनों उल्टा पड़ा तो घटाओ, या कोई मान लीजिए यहाँ होता कोई यहाँ होता तब एक तो इधर जाता भाई, ये वाले का तो इधर जाता ना, और ये वाला चक्कर भी यहाँ उठा कर दो, ये वाला धक्का किधर देगा? इधर देगा। एक तो इधर पड़ जाएगा, तो इधर पड़ जाएगा, तो बीच में एंगल बन जाएगा कि नहीं? तो एंगल वाला फार्मूला लगेगा। इसीलिए वेक्टर में अलग अलग निकाल के ही लास्ट में फाइनल करते हैं। लेकिन पोटेंशियल में प्रॉब्लम नहीं है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जितने लोग हैं सबका एक के बाद जोड़ दिया जाता है, सब निकल जाता है। अलग है एक चीज माइंड में रखना, ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे जब चार्ज रख रहे हो तो साइन टू में रखना पड़ेगा। वैसे दोनों पॉजिटिव था तो हमने दोनों ही वैसे रख दिया है। अगर कोई निगेटिव रहा होता, जैसे ये -40 माइक्रोकूलम रहा होता, तो तुम्हें यहाँ -40 × 10 पे -6 लिखना पड़ता। यहाँ अगर -70 लिखा होता तो यहाँ माइनस लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ माइनस हो या प्लस हो, जब जब फोर्स और फील्ड निकालोगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, 11th में बताया गया होगा, इसमें साइन नहीं रखना होता है। जोड़ तो देंगे ना इसमें, तो घटने नहीं लगेगा। अभी हम माइनस डाल दोगे तो माइनस में नहीं आने लगेगा, मतलब जोड़ देंगे। हाँ जोड़ेंगे, अब वो तो साइन बताएगा कि क्या करना पड़ेगा। अगला प्रॉब्लम बोलो जी। यदि एक चालक गोली की त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है। यदि एक चालक गोली की त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है तो उसकी धारिता ज्ञात कीजिए।
तो उसकी धारिता याद कीजिए। इफ रेडियस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर, if radius of a conducting sphere is 45 centimeter, then find the capacitance of it. सर स्फीयर के बाद क्या है? Conducting sphere is 45 centimeter. Then find capacitance of it. ये कहाँ से प्रॉब्लम है जी? कैपेसिटर। कैपेसिटर में आपको क्या बोल रहा है कि एक आपके पास स्फीयर है, सेकंड नंबर देखो, स्फीयर्स का रेडियस दे रहा है, यहाँ रेडियस हम कैसे सोल्व करते हैं? ए, और ए की वैल्यू कितना दे रहा है? 45। क्या चेंज करना पड़ेगा? जी सर। 10 पे -2 लगा दोगे मीटर हो जाएगी। कोई फार्मूला था क्या धारिता के लिए, कैपेसिटेंस के लिए? C = 4πε0A। आपने पढ़ा होगा 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? तो खाली 4πε0 का क्या होगा? जानते हो ना, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो यहाँ पलट दोगे ना तो यहाँ भी पलट जाएगा। तो माइंड में रखना कि इसका मान ये होता है, इसका मान इतना हो जाता है। तो ये इसका रख दिए और ए की वैल्यू 45, 10 पे -9 बचे, 5 आया, ये 9 ऊपर से -2 9 बनेगा तो 2 पहले से -11। यूनिट क्या दोगे? छोटा सा क्वेश्चन चल रहा है। अगला, यदि हीलियम के नाभिक की बंधन ऊर्जा, हीलियम के नाभिक की बंधन ऊर्जा 6.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 6.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैपिटल एम स्मॉल ई कैपिटल बी मेगा इलेक्ट्रॉन है। तो उसके प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। If binding energy of nucleus of helium is binding energy of nucleus of helium is 6.18 mega electron volt, 6.18 mega electron volt, then find the binding energy per nucleon in helium nucleus. Then find binding energy per nucleon in helium nucleus. हीलियम का सिंबल जी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 4, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने? 2, प्रोटॉन के नंबर कितने? 2, न्यूट्रॉन के नंबर कितने? 2, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने? 4, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को तो जान दो ना, नाभिक में जो बैठते हैं, नाभिक में 2 लड़की 4 लोग हैं भैया। इसकी बाइंडिंग एनर्जी गिवन है, सिंस बाइंडिंग एनर्जी कितना दे रहा है? बाइंडिंग एनर्जी 6.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियंस लिए हमने बताया था ना, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन।
इसके बढ़ का क्वेश्चन कहाँ मिले? बाइंडिंग एनर्जी है 6 ये काटो 4 न्यूक्लियर और डिवाइड कर दोगे कितना आएगा जी? 4 एकम 4 4 एकम 4 21 हो गया, 4 एकम 6 20 18 हो गया, 4 16 मेगा इलेक्ट्रॉन उसी में। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन YDSC पहले वही लोग लिख लेते तो बोल देता हूँ। इन YDSC ये जानते हो ना किसी का फुल फॉर्म है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विध्रुवी प्रयोग का शॉर्ट फॉर्म है। इन YDSC कॉमा separation between screen, the separation between screen is 2 meter and separation between slits या both slits भी ले सकते हो, and separation between both slits is 2 mm, 2 mm millimeters. Then find the width of fringe. Then find the width of fringe such as wavelength of the light is 6500 angstrom. 6500 angstrom हिंदी में लिखेंगे यंग के द्विध्रुवी, द्विध्रुवी छिद्र प्रयोग, यंग द्विध्रुवी छिद्र प्रयोग में पर्दों के बीच की दूरी उसमें कितना बोला गया था जी? 2 मीटर, तो 2 मीटर और झिर्रियों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर। वो 2 मिलीमीटर था ना जी, 2 मिलीमीटर है। तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, जबकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6500 एंगस्ट्रॉम है। याद आ रहा है ये कहाँ से है? हाँ यंग जी का है। वो हम तो आपको सॉल्व करा के दे रहे हैं, ये लिखने से कोई फायदा नहीं होगा अगर घर पे रिवाइज लिखिए तो खुद से करने की जरूरत है। आपको पता होगा कि जब कोई लाइट सोर्स होती है उसके सामने एक पर्दा लगा के 2 झिल्लियां यूज की जाती है और उसके सामने एक फाइनल स्क्रीन लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ब्राइट डार्क जैसे 3 चीज मिलते हैं और यहाँ पे लाइट्स मैक्चुअली क्या कर जाते हैं, इंटरफेरेंट। अब इस झिल्लियों के बीच के डिस्टेंस को आप स्मॉल डी से शो कर रहे हो और पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल डी से और इसका वेवलेंथ जो दिया गया वो लैम्डा है, सोर्स से जो लाइट निकल रही है। तीनों चीजें आपको दी जा चुकी है। कैपिटल डी कितना दे रहा है
पर्दे के बीच की दूरी। स्मॉल डी क्या ले रहा है? 2 मिलीमीटर। ये ठीक बात नहीं है, तो इसको मिली को हटा दो। लेमडा कितना दे रहा है? 65। उसको एंगस्ट्रॉम भी ठीक ठाक नहीं है। 10 पे -10। 1 मीटर में 10 पे -10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इतना एक एंगस्ट्रॉम की फोटो 10 पे -10 मीटर से रिप्लेस कर दिए। विड्थ ऑफ फ्रिंज क्या होता है? नहीं पढ़े? याद ही नहीं आएगा। डी लेमडा बाई डी कहीं बताया गया था? डी लेमडा बाई डी। डी कैपिटल डी क्या? लेमडा स्मॉल डी 2 से 2 65। 100 10 पे कितना बचेगा? -7 यार। -3 ऊपर जाएगा, +3 तो -7। इसको हम 6.5 कर दें तो 3 और कम हो जाएगा। 10 पे माइनस, इसको हम 0.65 कर दें तो 10 पे -3 हो जाएगा। और जब इसको मिली लिख सकते हैं कि नहीं, तो 0.65 मिलीमीटर का बनेगा आपका जो फ्रिंज बनेगा। फ्रिंज मतलब आप पट्टियां जो बनेंगी चमकने ना चमकने वाली, उसकी जो चौड़ाई होगी वो 0.65 mm की होगी। चाहो तो यही ऊपर ही आंसर तुम कर सकते हो मीटर में। आंसर मीटर में आता है, उसको हमने मिली में बदल दिया तो अच्छा लग रहा था। कोड था उपरोक्त प्रश्न में चौथा दीप्त फ्रिंज। उपरोक्त प्रश्न में चौथा दीप्त फ्रिंज और छठवां अदीप्त फ्रिंज में, छठवां अदीप्त फ्रिंज की स्थिति ज्ञात कीजिए। In the above question, find the position of fourth bright fringe and sixth dark fringe. In the above question, find the fourth bright fringe and sixth dark fringe. आपको पता है ना कि इंटरफेरेंस जब होता है तो एक सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, बीच में चमकने वाला, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इस तरह के कॉन्टिन्यूअस क्या आते हैं? नीचे भी आता है, आपको पता होगा। और आपकी सेंटर से कर रहे हैं भैया तुम्हारा जो चौथा ब्राइट है, ये तो सेंटर का ब्राइट हुआ। पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट, तीसरा ब्राइट, चौथा ब्राइट और ये पहला डार्क, ये सेंटर का ब्राइट है। सेंटर का ब्राइट के बाद में पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट, तीसरा ब्राइट, चौथा ब्राइट। और डार्क में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये कहाँ पे है? थोड़ा हमें बता दो कि ये कितने डिस्टेंस पे है और ये कितने डिस्टेंस पे है। ये चीजें आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता होगा कि पोजीशन के लिए जो हमारे एक्सपेरिमेंट हुआ है वहाँ एक फार्मूला आया था, यस कुछ था क्या था? S2A, बहुत ध्यान से याद होगा। ये पाथ डिफरेंस इनटू लेमडा बाई डी। ये फार्मूला अगर भूल जाए इंटरफेरेंस में तो जान लो इंटरफेरेंस भूल है। अगर डिफिनेशन घटे हो, कुछ जगह ब्राइटनेस बढ़ जाती है, कुछ जगह घट जाती है, तो काम नहीं चल पाए इंटरफेरेंस के। पूरा जानो, भुलाई जाओ कि इंटरफेरेंस का हो, लेकिन इंटरफेरेंस में ही जानो कि कैसे निकाला जाता है। क्या निकालना है? पोजीशन। और तुम्हें ये भी बताए थे कि ब्राइट के लिए जो चाहिए वो लेमडा चाहिए, 0 तो सेंटर वाले के लिए चाहिए,
याद है कंस्ट्रक्टिव के लिए कंस्ट्रक्टिव मतलब जी हिंदी में संपोषी के लिए बिचवाले के 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा कुछ ऐसा बताया गया था क्या कि ऐसे पार्ट डिफरेंस आएंगे तो ब्राइट आपको मिलेगा जैवा निकालना है तैवा डाल लेना और तो डिस्ट्रक्टिव के लिए कुछ बताया गया होगा विनाशी के लिए विनाशी लक्षण क्या होता है लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2 हमें क्या होना चाहिए 4 ब्राइट रेंज चौथा ब्राइट चाहिए जी तो चौथा ब्राइट में हम इसके जगह क्या ये 5 डिफरेंस है 5 डिफरेंस मतलब क्या होता है हिंदी वाले जानते होंगे यार पक्षांतर रास्ते में जो अंतर आया और आपको अगर बीच वाला चाहिए तो यार 0 डालो 0 डालोगे तो 0 कुल कर देगा मतलब पीछे पे है पहला ब्राइट चाहिए तो लेमडा डालो दूसरा ब्राइट तो अगर चौथा ब्राइट चाहिए तो आपको तो पता होगा 4 लेमडा डाल देंगे 4 डी लेमडा बाई डी हुआ कि नहीं कौन क्या लगा रहे हैं पहले से कैलकुलेट है पहले क्वेश्चन यही आया था भाई पहले के क्वेश्चन से रिलेट किया है उपरोक्त क्वेश्चन मैंने पहले क्वेश्चन से निकालना है तो 4 से गुणा करने के कितना जाएगा मतलब 2.6 mm के डिस्टेंस पे आपका होगा कौन चौथा ब्राइट और क्या निकालना था इसमें 6 नंबर पे डार्क वाला निकालना डार्क के लिए निकालने के लिए हम कहेंगे ये भी निकाल लेते हो ये डार्क वाला पहले बीच में डार्क होता ही नहीं है पहला डार्क दूसरा डार्क तीसरा डार्क तीसरे पे 5/2 आ रहा चौथे पे 7/2 9/2 11/2 हमें लगता है 11/2 आएगा तो 11/2 लेमडा और ये 2 d/d अरे भैया लेमडा बाई डी तो रहेगा तुम्हें पार्ट डिफरेंस डालना है 11 लेमडा बाई 2 इसको अगर आप देखो तो 11/2 पहले कर लो ना तो अंदर क्या बचेगा डी लेमडा बाई और ये पहले के क्वेश्चन से तो कौन बार बार रख के कैलकुलेट करेगा अब लोग कैलकुलेट पहले से किया 0.65 mm आया था ये फिर से कैलकुलेशन में आया है मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो जो क्या आ रहा है 11 मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड ही कर देते हैं तो 3.25 हो जाएगा ये 2 से डिवाइड करने पे अब 11 बचे 5 आया 11 दूनी 22 5 2 आया 11 3 33 तो 3 अंक पे डेसिमल लगा लो और इतना mm पे ही मिलेगा मतलब एक कह रहा है 2.6 mm पे चल जाओ चौथा मिल जाएगा और 3.575 mm पे चला जाओ छठवां डार्क आपको मिल जाएगा वही लगा पाता है जिसको ये सब बातें आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम I equal to स्मॉल आई है ना करेक्ट वाला क्वेश्चन है I equal to 4 sin 50t प्लस π/3 एम्पियर के प्रत्यावर्ती धारा में I equal to 4 sin ब्रैकेट में 50t प्लस π/3 एम्पियर के प्रत्यावर्ती धारा में आवर्तकाल कामा आवृत्ति कामा धारा आयाम आवर्तकाल कामा आवृत्ति कामा धारा आयाम तथा IRMS ज्ञात कीजिए ऐसे लिखना I और छोटा सा RMS रूट मीन स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म में I और उसके नीचे छोटा सा RMS रूट मीन स्क्वायर ज्ञात कीजिए फाइंड द टाइम पीरियड
कामा फ्रीक्वेंसी कामा करंट एम्पलीट्यूड एंड IRMS for AC current of या alternating current of AC current of AC लिखो या फिर फॉर्म में alternating current of ये लिख लेना I equal to 4 sin something I equal to 4 sin 50t plus pi by 3 ये किस चैप्टर से है? इसमें एक चीजें सीखो ध्यान से, हम कैसे लगा रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई करंट वायर में फ्लो कर रहा है और वो डीसी होता है तो डीसी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलती, लेकिन जब एसी फ्लो करता है तो आई इक्वल टू बता रहा है साइन 4 sin 50t प्लस। आपको पता होगा जब हम सॉल्व कर रहे हो तो अपने करंट को लिख लेना चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर्म में आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हो करंट का? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई, कुछ ऐसा बताते थे। जो हमारा एसी करंट होता है स्टैंडर्डली ऐसा होता है। अगर हम कंपेयर कर ले देन कुछ आपको मिल जाएगा। आई नॉट मिला कि नहीं? ओमेगा ये तो जानते हो क्या रेडियन पर सेकंड होता है। ओमेगा कक्षा 11 में बढ़िया से पढ़े होंगे। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेडियन पर सेकंड। टी तो टी से मैच कर रहा है। आई यू मिल गया क्या? आई भाई एंगल है, एंगल का यूनिट क्या होता है? आई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। और 60 डिग्री में क्या बता रहा है? फेज। फेज का मतलब जानते हो ना, करंट अभी 60 डिग्री के फेज पे है। हमने बताया था कि जो लोग ऐसे ऐसे करते हैं वो कुछ एसएचएम के तरह होते हैं, 0 90 180 270 360। तो कहाँ पे है वो बताता है। अब ऐसे कंडीशन में हमसे क्या क्या पूछा पहले ही बताओ। आवर्त काल, टाइम पीरियड, कुछ फार्मूला था क्या इसके लिए? 2 पाई बाई ओमेगा। ये आज का फार्मूला नहीं बाबू, 6 जगहों पे 5 लगता है। पहला नंबर जब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, दूसरा नंबर जब एसएचएम पढ़ोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, तीसरा नंबर जब एसी करंट पढ़ोगे, मतलब जहां पे वाइब्रेशनल मोशन पढ़ोगे वो टाइम पीरियड माइंड में रखना। 2 पाई बाई ओमेगा से ही निकाल दो। इसको आपने एक और पढ़ा होगा, जब आपका चार्ज सर्कुलर मोशन करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, याद आ रहा है? जब चार्ज 0 या 180 डिग्री पे जाता है तो सीधा निकलता है मैग्नेटिक फील्ड से, जब 90 पे जाता है तो सर्कुलर मोशन करता है, और जब अदर एंगल पे जाता है तो हेलिकल मोशन करता है। कुछ ऐसा सिचुएशन आया था वहां भी। सर्कुलर मोशन में अगर तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है तो तुम्हें 2 पाई बाई ओमेगा ही लगाना पड़ेगा। और 2 पाई बाई ओमेगा यहाँ से निकालने के तो 2 पाई को पाई सब जानते हो, ओमेगा क्या है? 50 मतलब कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? मतलब पाई बटे यूनिट क्या होगा? टाइम पीरियड है यार, समय। मतलब पाई बटे 25 सेकंड है इसका टाइम पीरियड। एक चक्कर लगाने में पाई बाई 25 ले रहा। दूसरा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पूछा क्या? फ्रीक्वेंसी जब पूछ रहा हो, अच्छा देखो फ्रीक्वेंसी को कई जगह पे दिखाते हैं। हमने आपको बताया कि जब हम एसएचएम पढ़ते हो तो स्मॉल एन से दिखाते हैं, जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं तो न्यू से दिखाते हैं, न्यू एच न्यू वाला। और जब हम करंट पढ़ते हैं तो स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और स्मॉल एफ की फ्रीक्वेंसी है, ये 1/t होता है क्या? इसी का जस्ट उल्टा पलट दो, हो गया फ्रीक्वेंसी 25 बटे। लेकिन भैया यूनिट तो हर टाइम हो जाता है। तीसरा क्या बोला है? नहीं, धारा आयाम बोला। धारा आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, ज्यादा से ज्यादा कितना धारा दे रहा है। धारा आयाम को अगर जानना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा कर्व खींच लो। ये करंट हुआ, ये करंट हुआ, ये टाइम, और यहाँ पे करंट ऐसे चलेगा। इसका इक्वेशन क्या दे रहा है? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब 4 साइन 50, 4 साइन 50 टी प्लस पाई बाई। तो इसका मतलब ये जो ज्यादा से ज्यादा करंट मिलता है इसी को हम क्या बोलते हैं? आयाम। और ये कितना मिल रहा है? किसी को तो आई नॉट कहते हो। आई नॉट में ज्यादा से ज्यादा 4 हमेशा नहीं मिल रहा है। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, फिर 4 3 2 0, मतलब 4 तक बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो मैक्सिमम कितना जा रहा है? इसी को आयाम कहते हैं। करंट
डायरेक्ट एम्पलीट्यूड मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना दिया 4। इसी को आई नॉट लोग कहते हैं, वो पहले से मिला है 4 एम्पियर। देखते ही। और चौथा नंबर पे क्या पूछा है? IRMS का कोई फार्मूला होता है, माइंड में रखना। IRMS निकलना है तो I नॉट बाई रूट 2 और VRMS निकलना है तो V नॉट बाई रूट 2 वोल्टेज वाला। तो चूंकि I नॉट आप जान ही रहे हो कितना है 4 बटे रूट 2, या जानते हो 2 into 2 कर सकते हो, रूट 2 से काट दोगे रूट 2 बन जाएगा, आंसर आएगा 2 एम्पियर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? इंग्लिश में रूट मीन स्क्वायर, हिंदी में उल्टा वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इंग्लिश में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। 4 चीज पूछा था, चारों मुंह में निकाल दिया है।